दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल जीएस बाय अनूप सर पर बहुत 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 स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे संविधान। और संविधान के पहले पार्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। जितनी भी बेसिक चीज़ें होती थी, जितना भी बेसिक नॉलेज था कि संविधान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई हम लोगों को, और संविधान किसे कहते हैं, ये जो नए लोग हैं वो पहला वीडियो देख लेंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे संविधान के आगे कि संविधान के अंग कितने होते हैं, संविधान को कैसे हम समझते हैं। ठीक है, बाकी जो चीज़ें चलती हैं वो चलती रहेंगी। चलिए, ज़्यादा आपका समय नहीं खराब करते हैं, सीधे हम लोग पहुंचते हैं अपने टॉपिक पे, संविधान। तो अगर हम बात कर लें कि संविधान के अंग कितने हैं, संविधान के अंग कितने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है यहाँ से। संविधान के अंग कितने, अगर ये बात करें तो आप ये मत सोचिएगा कि संविधान के भाग, हम 22 भाग की बात कर रहे हैं कि 2 में नागरिकता है, 3 में मौलिक अधिकार है, तो 4 में क्या है। इस प्रकार से हम ये चीज़ें नहीं देखेंगे, 5 में क्या है, 8 में क्या है ना। हम सीधी सी बात कर रहे हैं कि संविधान के अंग कितने हैं। तो संविधान के अंग की बात करें तो संविधान के कितने अंग हैं, संविधान के 3 अंग हैं। वो 3 अंग कौन कौन से हैं और किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, हम सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। तो पहला जो संविधान का अंग होता है वो किस नाम से जाना जाता है, संविधान का जो पहला अंग है वो हमारा विधायिका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, विधायिका के नाम से जाना जाता है। और विधायिका में होता क्या है, आप ये समझिए। जिस प्रकार से हमने बताया था, किसी भी देश को संचालित सुचारू रूप से करने के लिए नियम और कानूनों के सिद्धांतों की जरूरत पड़ती है, ठीक वही चीज आप यहाँ पे देखोगे कि विधायिका का मतलब होता है कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था। यानी जो देश में कानून बनते हैं उनको बनाने की जो सर्वोच्च संस्था है वो किस नाम से जानी जाती है हमारी, तो विधायिका। यानी कानून बनाने की जो सर्वोच्च संस्था, विधायिका नहीं, विधायिका के अंदर जो संसद है उसको बोलते हैं। लेकिन अभी बेसिक आपको समझा रहे हैं तो आप कहोगे कि विधायिका किसे कहते हैं। बहुत सारे नियम कानूनों को जो बनाने की संस्था है वो जिम्मे किसके है, उसको हम बोलते हैं विधायिका। ठीक है, बात इतनी समझ में आई। और इसी में आगे हम क्या देखते हैं कि विधायिका कोई नियम कानून नहीं बना रही होगी, विधायिका संस्था है। इसमें जो नियम कानून बना रही, यानी नियम कानूनों को जो बनाने की सर्वोच्च संस्था है वो विधायिका के अंदर है। और उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं संसद के नाम से, पार्लियामेंट के नाम से। ठीक है, आप ये जानेंगे विधायिका कानून नियम बनाने की संस्था है, और नियम कानूनों को भी बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन है, वो हमारी कहाँ है, संसद। दो प्रकार से प्रश्न ऐसे पूछ लेता है। पहला ये पूछेगा कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन संसद किसका अंग है, तो विकल्प में वो दे देगा, क्या दे देगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और इनमें से कोई नहीं। तो आप वहां पे हो सकता है दिक्कत में पड़ जाओ। तो आप ये याद रखिएगा कि संसद किसका हिस्सा है, विधायिका का, और सर्वोच्च संस्था कानून बनाने की कौन है, संसद है। तो संसद भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, संसद को भी कंप्लीट, हाँ, संसद को बताया कहाँ पे गया है। संसद की बात कर लें तो संसद को आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 में वर्णित किया गया है। अब हम बात कर रहे थे कि संसद अपने आप में नहीं बन गई, संसद को भी बनाने में 3 संस्थाओं का, 3 लोगों का, 3 जिम्मेदार लोगों की बहुत जरूरत पड़ी, और उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि संसद किन किन लोगों से मिलकर के बनी है। तो संसद भी 3 लोगों से मिलकर के बनी है। पहला आपका कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति जी। दूसरा आपका हो जाएगा राज्यसभा, जैसा आप देखते हो राज्यसभा टीवी भी है। और तीसरा आपका हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, कंफर्म है इतनी बात। लोकसभा तो बहुत चर्चा में रहता है, हमेशा चर्चा में रहता है, तो आप जानते रहोगे। अगर हम राष्ट्रपति की बात कर लें तो यहाँ 52 से लेकर के 62 तक, आर्टिकल 52 से 62 के बीच में राष्ट्रपति के पद, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये जितनी भी चीजें हैं वो कहाँ तक चलती हैं, लगभग आर्टिकल 52 से 62 तक, है ना। आगे हम लोग देखेंगे राज्यसभा। और राज्यसभा की जो बात होती है वो किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में होती है, अनुच्छेद, और यहाँ भी शॉर्ट में अनुच्छेद, तो आर्टिकल 80 में, आर्टिकल 80 में हमारा क्या होता है, राज्यसभा। आगे हम बात करते हैं लोकसभा। और लोकसभा में एक बढ़ जाएगा, ये 80 ये 81, तो 81 81 में हमारा क्या हो जाएगा, लोकसभा।
तो इतनी चीज़ आप लोगों के बात अच्छे से आप देख रहे होंगे कि पहली चीज़ है नियम कानून बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी, या संविधान का पहला अंग कौन, विधायिका। विधायिका में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो संसद है। और संसद का किस आर्टिकल में वर्णन है, 79, 7, 9, 79 में है। आगे हम देखेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद को बनवाते हैं और इनका 52 से लेकर 62 तक वर्णन है। राज्यसभा आप 80 में देखोगे और लोकसभा 81 में। इतनी बात आप लोगों ने देखी है। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि ये संसद हमारी बन जाती है और संसद में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। एक प्रश्न बनता है कि जितने भी नियम कानून बिल होते हैं वो सब कहीं ना कहीं पेश किए जाते हैं। संसद के कितने अंग आपने देख लिए, 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति जो बॉडी है ये तो एक शरीर है, ये तो एक व्यक्ति है, लेकिन ये कोई शरीर नहीं है, ये एक संस्था है। तो आप देखोगे जितने भी बिल हमारे हैं राष्ट्रपति में पेश नहीं किए जाते हैं। राष्ट्रपति ये नहीं, राष्ट्रपति का मतलब कोई ऐसा कमरा जैसा है गए वहां पे डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इनमें हम या तो बिल अपना राज्यसभा में पेश करेंगे, अपना प्रस्ताव पेश करेंगे कि भाई ये हम चाहते हैं, ठीक है, जैसे किसान बिल और बहुत सारे बिल आते रहते हैं, या फिर आप लोकसभा में पेश करोगे। अब ये दोनों कहीं इधर जाएंगे, कहीं इधर जाएंगे, कहीं यहाँ से यहाँ जाएंगे। उसके बाद में फाइनली कहाँ पहुँचते हैं, हमारे घूम घाम करके राष्ट्रपति जी के पास। और राष्ट्रपति जब उस पर अपना मोहर मार देते हैं तब वो बिल क्या बन जाता है, हमारा कानून बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ इसमें कोई पेश नहीं किया जाता है, आप याद रखिएगा। पेश कोई बिल राज्यसभा में, लोकसभा में, और घूम फिरा करके, ठीक है, इधर उधर टहल टहला करके सहमति है कि नहीं है, असहमति है कि नहीं है, उन पर समर्थन मिल पाया या नहीं मिल पाया, ये सब प्रक्रिया होने के बाद में ये कहाँ पहुंचते हैं, राष्ट्रपति जी के पास। अब राष्ट्रपति जी उसको चाहें तो परमिशन दे दें, मार दें सिक्का, और ना चाहें तो ना मारे सिक्का, है ना। तो इतनी बात, सिक्का मतलब मुहर, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों ने समझी। अब इसी में आप समझ लेंगे कि संविधान संशोधन बिल, ठीक है, विधेयक बिल जो है संविधान संशोधन बिल, और हमारा जो आम बिल होते हैं, साधारण बिल होते हैं, और धन विधेयक, इनको छोड़कर बाकी जितने भी बिल होते हैं वो हम कहीं भी पेश कर सकते हैं। कहीं का मतलब चाहे राज्यसभा में पेश कर दें, चाहे लोकसभा में पेश कर दें। इन तीन बिलों को छोड़ करके, साधारण बिल, ठीक है, आम बिल, या फिर संविधान संशोधन बिल। आप धन विधेयक के बारे में जानते हैं क्योंकि धन विधेयक हमेशा कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में। तो अगर ये पूछा जाता है कि सारे बिल हम कहाँ पेश करते, तो जहां मनाए वहां, मतलब दोनों सदनों में, ठीक है। लेकिन ये जो हमने बताए हैं इन बिलों को छोड़ करके। तो आपने देखा संविधान का पहला अंग। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं संविधान के दूसरे अंग के बारे में। तो संविधान का पहला अंग आपने देख लिया, दूसरे अंग की अगर हम बात कर लें तो दूसरा हमारा अंग कौन सा होता है, कार्यपालिका। इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे कि विधायिका का मतलब, संसद का मतलब कानूनों को बनाना। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कानून बनाने से कुछ नहीं होता है, कानूनों को लागू करवाने के जो लोग हैं, कानूनों को जो लागू करवाएंगे, उनकी दृढ़ इच्छा, उनका डेडिकेशन वो कितना जबरदस्त है, तभी वो काम भी जबरदस्त हो पाता है, ठीक है। खाली कह देने से कि हम तारे तोड़ लाएंगे, तारा टूट के नहीं आता है। तारे टूटने के लिए उतना डेडिकेशन होना चाहिए, उतने मजबूत इरादे होने चाहिए, उतने मजबूत कंधे होने चाहिए। तो अब हम देखेंगे कार्यपालिका में। तो कार्यपालिका का मतलब यह है कि जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं उन सभी नियम कानूनों को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से लागू करवाने वाली जो संस्था है, कि भाई कानून बन गया, नियम बन गया, लेकिन अब हम लागू करवाएंगे, इनको चालू करवाएंगे, उस संस्था को हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं, ठीक। कंफर्म। तो उनको कार्यपालिका कहते हैं। अब जो प्रश्न बनेगा वो कैसे बनता है कि कार्यपालिका में तो हैं, लेकिन वहां पर ना तो हम हैं ना तो आप हैं, लेकिन कार्यपालिका के नियम कानूनों को जो बनवाने वाले लोग हैं, जो लागू करवाने लोग हैं, वो लोग कौन हैं, यहां से प्रश्न बन जाता है। तो देखेंगे कि कार्यपालिका में जो कार्य कर रहे हैं या करवा रहे हैं वो लोग कौन हैं। तो पहले हमारे हो जाएंगे राष्ट्रपति जी, ठीक है। दूसरे हमारे हो जाएंगे प्रधानमंत्री जी, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी। फिर अगर हम बात कर लें हमारे महामहिम राज्यपाल जी। फिर आगे हम बात कर लें मंत्रिपरिषद, जो राज्यों की मंत्रिपरिषद या केंद्र की मंत्रिपरिषद होती है, ठीक, मंत्रिपरिषद। और फिर
राज्यों के चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री, है ना, राज्यों के मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये हमारे क्या होते हैं, मोस्टली हमने बड़े बड़े नाम लिख दिए हैं, बाकी होते और भी लोग। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट, नौकरशाही, या फिर हम कह सकते हैं नौकरशाह। ठीक है, इतने लोग आपके कहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, कार्यपालिका में। प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाता है, प्रश्न पूछेगा इनमें से कौन कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो आप जब ऐसे पूछेगा तो आपको 3 नाम यहां से दे देगा, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और नौकरशाह। ठीक, एक कोई दे देगा, इनमें से कोई नहीं, आप परेशान हो जाओगे। तो आप ये बात याद रखिएगा कि जितने भी वर्किंग वाले लोग होते हैं मोस्टली इन्हीं में से पूछेगा, आप इनको देख लीजिएगा, इनसे बाहर नहीं पूछ पाएगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों ने देख ली। इसी में हम दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछ ली जाती हैं, आप सदैव उन बातों को याद रखिएगा। ठीक है, तो मेन चीज आपकी क्या होती है कि यहाँ पे पूछ लिया जाता है कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। ठीक है, कार्यपालिका का प्रधान ऐसे पूछेगा। कार्य जो पालिका है भाई, कोई अध्यक्ष होता है, कार्यपालिका का प्रधान कोई अध्यक्ष होता है, कोई लागू करवाने वाला, कोई तो मुखिया होगा, कोई तो हेड होगा। तो दो बहुत फंसाऊ क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ लीजिए गले में अटक जाते हैं हड्डी के तरीके से, तो परेशान कर डालेंगे आपको। आप ऐसे देखिए कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो ऐसे अगर पूछे कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो आंसर आपका जो रहेगा, उत्तर आपका जो रहेगा, जवाब जो आपका रहेगा, वो आंसर क्या रहेगा आपका, राष्ट्रपति जी। आप क्या करोगे, राष्ट्रपति। लेकिन, और फिर लेकिन, अगर यहाँ पे वो ये पूछ दे कि कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, वास्तविक मतलब रियल वाले, अगर वास्तविक शब्द जुड़ जाए, वास्तविक शब्द जुड़ जाए तो आपका आंसर तुरंत बदल जाएगा, ये नहीं होंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट, और कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान, तब आपका आंसर क्या हो जाए, प्रधानमंत्री। ऐसा आप समझ लीजिए कैसे कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति जी होते हैं वो मुख्यतः बहुत रेयर केस में किसी कंट्री में जाते हैं, या किसी से जो रक्षा है, व्यापार है, समझौते हैं, उसके करने के लिए वो कहीं नहीं जाते हैं। उनको बस बता दिया जाता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि हम वहाँ गए थे, हमने ये बात देखी, हम चाहते हैं कि देश के लिए लाभकारी होगा, और ऐसा करिए, आप अपनी सहमति दीजिए, वही सिक्का मार करके, सिक्का मतलब मोहर मार करके। तो राष्ट्रपति जी खाली सुनते हैं और मोहर लगा देते हैं। ठीक है, तो जितने भी देश के मुद्दे होते हैं, देश की जितनी भी अर्थव्यवस्था से जुड़ी चीजें होती हैं, या बाहरी लेन देन है, समझौते की बात है, तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, कोई भी हो, जिसका भी शासनकाल होता है, वो हमेशा घूमते ही रहते हैं। आज यहाँ जा रहे हैं, कल उस कंट्री जा रहे हैं, किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलने आ रहा है। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं, इनकी दौड़ भाग पसीना कौन बहाता है, देश का प्रधानमंत्री। इसलिए वो कार्यपालिका में सबसे ज्यादा काम कर रहा है, इसलिए कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान हमारा प्रधानमंत्री, और नाम मात्र का हमारा प्रधान कौन है, राष्ट्रपति जी, शासनकाल किसी का भी हो। ठीक है, तो ये वाली चीज आप देख लेंगे, जिस शासनकाल में जैसा प्रधानमंत्री होगा उस प्रकार से वो ये चीजें करेगा, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, तो ये चीज हमने देख ली, और इसका जो अगला क्वेश्चन बनता है वो पूछा जाता है कि कार्यपालिका का स्थायी प्रधान, स्थायी सदस्य कौन होता है, परमानेंट मेंबर, सदस्य। ठीक है, सदस्य, कार्यपालिका का स्थायी सदस्य, स्थायी का मतलब परमानेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लगा नहीं पाओगे। तो कार्यपालिका का स्थायी सदस्य की अगर हम बात कर लें, तो वो हमारे कौन होते हैं, नौकरशाही यानी नौकरशाह। नौकरशाह शब्द मुख्यतः किनके लिए आता है, आप रोज देखते होंगे कि इतने नौकरशाहों का हुआ तबादला, यानी जो हमारी प्रशासनिक सेवाएं हैं, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, है ना, इनके लिए ये शब्दावलियां ज्यादा प्रयोग होती हैं, नौकरशाह हैं। ये परमानेंट क्यों हैं, ये स्थायी सदस्य क्यों हैं, क्योंकि आप एक बार देखते हो कि एक बार अगर आपकी जॉब लगती है मेहनत करके, तो आपका जो समय काल होता है उसके पहले अगर आप कोई दुर्व्यवहार, दुराचार, कुछ इस तरीके की चीजें आप में आचरण के विरुद्ध कोई चीजें नहीं पाई जाती हैं, तो आपका जितना भी समय काल है जॉब का, सर्विस का, उतने समय तक आप जॉब करते हैं। और इन लोगों का मतलब ये होता है कि राज्यसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा का आप जानते हो 6 वर्ष, है ना, और लोकसभा के 5 वर्ष,
मतलब अगर आप किसी प्रधानमंत्री ने या किसी व्यक्ति ने, किसी मुख्यमंत्री ने अगर अपने जनता के हित में काम नहीं किए, जनता की भलाई के लिए काम नहीं किए हैं, या जनता उनको पसंद नहीं कर पा रही है कि भाई हमने चुना आपको लेकिन आप उतना अच्छा बेहतर नहीं कर पा रहे हो, तो 5 साल के बाद और 6 साल के बाद सत्ता से इनको हटा देती है, अपने मत के द्वारा अपने वोटों को डाल डाल करके कहता भैया आप रास्ता खाली करो, जनता आती है ना, दुष्यंत कुमार। तो ये चीज आप लोगों ने देखी कि नौकरशाह इसलिए स्थायी हैं क्योंकि ये परमानेंट है अपने जॉब में, और इनको हर 5-6 साल में सरकार को जनता जब चाहे सत्ता से सत्ता विहीन कर दे। ठीक, तो आप याद रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हमारा जो तीसरा प्रकार है, इसका तीसरा अंग है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? न्यायपालिका के नाम से। किस नाम से जानते हैं हम लोग? न्यायपालिका से। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमने कानून बनाए, कानून को लागू किसने किया? कार्यपालिका ने। अब इन दोनों ने जो नियम बना और जो लागू करने वाले जो लागू कर रहे हैं, क्या ये वास्तव में जो है नियम जिस प्रकार से काम करना चाहिए, क्या उसी तरीके से कर रहे हैं? इसका निर्णय, अगर ये कोई गलत काम कर रहे हैं तो इस पे निर्णय देने के लिए हमको कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसी संस्था चाहिए जो इन पे न्याय दे दे। और वो न्याय हमारी कौन देगा? वो हमारा न्यायपालिका होगा। पहले लेक्चर में हमने बताया न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक है, तो ये न्यायपालिका हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायपालिका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करती है? जो कार्यपालिका कार्य करती है, न्यायपालिका मतलब इसके पहले वाला विधायिका कानून बनाती है, ये सुचारू रूप से हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, इसकी पुष्टि, अगर गलत है इस पे विरोध, इसके ऊपर जांच कौन करवा सकता है? हमारा न्यायपालिका। तो आप याद रखोगे कि न्यायपालिका सुप्रीम है, बहुत अच्छी चीज है। अब न्यायपालिका से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, कि भारतीय संविधान का पापा कौन है? पापा का मतलब फादर, फादर का मतलब संरक्षक। ऐसे क्वेश्चंस आता है अगर आपसे कि भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वहां आप परेशान ना हो जाइएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी। ठीक, और या उनके जो सहयोगी लोग हुए जो इन्होंने संविधान बनाने में उनकी मदद करी, हेल्प करी, सहयोग के रूप में रहे, आप वहां पे अगर विकल्प दे देते तो आप वो नहीं लगाओगे, आप देखोगे संविधान के संरक्षक के रूप में किसे जाना जा रहा है? संरक्षक। तो आपका आंसर क्या रहेगा? हमारा हमारा आंसर क्या रह जाएगा? हमारा रह जाएगा न्यायपालिका, है ना। संविधान का संरक्षक, कानूनों का संरक्षक अगर ये बात होती है, संसद का संरक्षक, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन बनता है तो उनका आंसर हमारा क्या रहता है? हमेशा न्यायपालिका रहती है। अगला इसी में आप देख लेंगे कि अंतिम अपीलीय न्यायालय इंपॉर्टेंट है, कि अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो सर्वोच्च न्यायालय। अंतिम अपीली न्यायालय का मतलब हमारा ये होता है कि अगर हम न्याय चाहते हैं किसी विषय पर, किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर, जैसे देश के लिए बड़े बड़े न्याय आते रहते हैं समय समय पे, आपने देखा होगा जो बहुत लंबित मुकदमे होते हैं, बहुत लंबित बातें चल रही होती हैं, 10-10 साल, 15-15 साल लग जाते हैं किसी बात को सुचारू रूप से सही समय पे, मतलब सही बात को सही तरीके से उजागर होने में। तो इसके लिए हम लोग पहले निचले स्तर पे जाते हैं, फिर और ऊपर जाते हैं, और जब अंतिम अपीली न्यायालय की बात कर लेते हैं तो हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सुप्रीम कोर्ट को। मतलब यहाँ अगर हमने अपील कर दी, इसके बाद हमारी अपील करने की जो तरीके हैं, जो नियम है, वो अब इसके ऊपर कुछ नहीं है। उसके ऊपर सिर्फ एक बच सकता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और वो इन सब चीज़ों से परे होता है, वो बहुत लंबी चीज़ है, बहुत अलग प्रोसेस होता है कि घरेलू मुद्दे को आप कैसे उठा सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, और कौन उठा सकता है। ये नहीं कि मतलब यहाँ से हम लोग चले और डाल दे जा करके यूएन नाउ में, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आज आपने देखा सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के संरक्षक के तौर पे न्यायपालिका जानी जाती है, कार्यपालिका, विधायिका। आज क्लास अच्छी रही और ऐसे ही हम लोग क्लास पढ़ते रहेंगे, बट इतना है कि आप लोग पूरी तरीके से चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।